हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 379th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत and Durukar Wealth Manager. My hospital partner is Crims Hospital. My home partner is Siddhi Vinayak. A big thank you to Globus ITI, Kamti, Tirupati Urban Cooperative Bank, Tricost, the chocolate brand now going global, Yuva Foundation, Atmanirbhar Bharat partner which is servicing Wala, and Joshi Security Systems. एक सवाल जो मैं पिछले 4 दिनों से अलग अलग लोगों से पूछ रहा हूँ। पहले दिन मैंने बात करी नितिन रोंगे जी से, जो हैं विदर्भ के आंदोलनकारी। विदर्भ के लिए बहुत वक्त से वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने अपना एक राजनीतिज्ञ एक सोच दी, राजनीति से जुड़ी उनकी एक थॉट थी कि कौन जिम्मेदार है। उसके बाद मेरी बात हुई एडवोकेट नितिन रमेश गांधी से, जिन्होंने मुझे बताया कि क्या सोचना है उनका। आज कल मेरी यश गौरखेड़े से बात हुई और आज मेरे साथ एक बड़े डॉक्टर हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं नागपुर शहर के, और एक जाना माना नाम है। इस वक्त एक बड़ी चुनौती जो नागपुर शहर जो लड़ रहा है, वो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कम मैं पूछूंगा। आज मैं जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि क्या कोरोना दिल तोड़ेगा ऋषिकेश सर? फाइनली आप लाइव आ गए। Yes, thank you, Mr. Raj, for starting such an important topic. As we all know, हम लोग सब कोविड की सेकंड वेव से गुजर रहे हैं, and there is lot of negativity because of these situations with us. But इन situations में भी positive रहना सबसे important है। ये मैं सबसे पहले अपने ये साइंटिफिक टॉक के बीच में सबसे पहले शुरुआत में बोलना चाहूंगा। वी शुड रिमेन एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। बाकी जब कोरोना की बात की जाती है तो कोरोना का लंग्स से, हार्ट से और ओवरऑल ह्यूमन बीइंग से काफी क्लोज कनेक्शन है। डेफिनेटली जब कोरोना 1 साल पहले आया था, आज कोरोना 1 साल से अपने बीच में है। जब कोरोना 1 साल पहले आया था तब ये लग रहा था कि ये बेसिकली लंग्स को ही इन्वॉल्व करता है, ज्यादातर सांस लेने में तकलीफ होती है और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना ये घर घर तक पहुंच गई थी, ऐसी बात थी। और हम लोग को लग रहा था कि लंग्स के साथ ही इसको टैकल करना पड़ेगा। बट जैसे कोरोना का टाइम बढ़ते गया, जैसे हम लोग ज्यादा पेशेंट्स देखते गए, हालांकि अपने इंडिया में जो फर्स्ट वेव आई थी वो काफी लेट आई थी, जून से सितंबर अक्टूबर तक चली थी। बट उसके पहले ही यूरोप में और अमेरिका में या यूएस में जो वेव आई थी अप्रैल मई से ही थोड़ा फार ये पता चलना चालू हो गया था साइंटिस्ट लोगों को, डॉक्टर्स लोगों को, और जो पेशेंट्स अफेक्ट हो रहे थे उन सब चीजों से, कि इट इज नॉट ओनली लंग रिलेटेड डिसीज, ये पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करने वाली बीमारी है। सो डेफिनेटली हार्ट इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और जो भी लोग सफर हो रहे हैं उनके हार्ट में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जी सर, तो हाँ बताइए। जब कोरोना वायरस, जब किसी को कोरोना वायरस होता है, उसका जब सीटी स्कैन निकाला जाता है तो सीटी स्कैन में उसका जो नंबर होता है वो 25 में से होता है। सर ये थोड़ा सा क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं है, हमको ये बात समझते नहीं है, सामान्य नागरिक को ये बात नहीं समझती। तो सर ये 25 में से ये रैंकिंग क्यों? स्कूल में हमारा पेपर आता था 100 में से, उसके बाद आया 50 में से। ये 25 का एक जो एग्जाम पेपर है HRCT का, ये कैसा है सर? ये बेसिकली 25 ये नंबर यहाँ से आया है कि हम लोग लंग्स को चेक कर रहे हैं। जो ये हमारा हार्ट रहता है, यहाँ हमारे लंग्स रहते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। जो राइट साइड का फेफड़ा रहता है उसके अंदर 3 लोब्स या सेक्शंस रहते हैं, और जो लेफ्ट साइड का लंग रहता है उसमें 2 सेक्शंस रहते हैं। तो ये 3 और 2 ऐसा मिलके ये हो जाते हैं 5। और एक जो सेक्शन है लंग का, ये 5 में से
उस एक को फिर से 5 में डिवाइड किया हुआ है। तो अच्छा। इससे ये 25 का नंबर बनता है, और डिपेंडिंग अपॉन कितना एरिया इन्वॉल्व है उसके ऊपर जी। से ये 25 में से मार्किंग की जाती है और उसके हिसाब से स्कोर बताया जाता है। ओके सर। ऐसा है। सर, जब किसी की भी डेथ की न्यूज मिलती है कि उसे ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसका ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो है वो 70 पे आ गया, किसी का 68 आ गया, उसके बाद तुरंत में उसकी बॉडी को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करते हैं। वेंटिलेटर पे खबर जो आती है वो ये खबर आती है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। हम्म। कोविड में, या जब आप स्पेशली जब वो केस में जब आप एडमिट हो जाते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट का आना ये स्वाभाविक है, ये आता ही है, या फिर आ, इसका भी एक एक अलग से एक डिस्क्रिप्शन है? नहीं, देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोगों को अपनी बॉडी कैसे काम करती है और डेथ होती है मतलब क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। कोरोना इसमें थोड़ा दूर रह गया। तो हमारी जो बॉडी है इसमें एक ही हार्ट है, एक ही हृदय है, जो कि एक मोटर है, एक पंप है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करते रहता है। तो जी। अल्टीमेटली कोई भी व्यक्ति की, कोरोना छोड़ दो, अदरवाइज भी कभी एक्सीडेंट भी होता है, पॉइजन भी लेते हैं, कोई दूसरी बीमारी भी होती है, ओल्ड एज से भी होता है, हर व्यक्ति का अल्टीमेटली हार्ट स्टॉप हो जाता है और फिर डेथ जी। होती है। तो इसे जी। कहते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट बंद हो गया इसलिए डेथ हो गई। अब कार्डियक अरेस्ट होने का जो रीजन है वो कोरोना भी हो सकता है, वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो पॉइजनिंग भी हो सकता है, वो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग कारण हैं। अभी जब आपने ये बात छेड़ी ही है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जो कोरोना है, जो हम लोग आज तक सोचते थे कि सिर्फ फेफड़े की बीमारी ही करता है, वो हार्ट को किन अलग अलग वे से इन्वॉल्व करता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो कोरोना ये सिर्फ फेफड़े की बीमारी नहीं है, ये पूरी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है, जो पाइप्स ब्लड एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, इनकी जी। भी बीमारी है। ये जो ब्लड वेसल्स रहती है इसमें से ब्लड इजीली फ्लो होना चाहिए, उसके अंदर कोई ब्लड की क्लॉट नहीं बननी चाहिए, इसलिए ऑयल जैसी एक लुब्रिकेटिंग लेयर रहती है जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में या साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो ये जो एंडोथेलियम है पूरी बॉडी की, जो जो ब्लड वेसल्स है उन सबका, छोटी बड़ी सभी वेसल्स का, वो इसमें इफेक्ट हो जाता है। ओ। इसको एंडोथेलाइटिस ऐसा बोलते हैं। कोरोना की वजह से, या कोरोना का जो विषाणु है वो बॉडी के अंदर जाके इस लेयर को अफेक्ट कर देता है, एंडोथेलियम को, और हम्म। उसकी वजह से ये जो एंडोथेलाइटिस होता है इसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई करने वाले पाइप से इसके अंदर जम जाते हैं क्लॉट्स। इसलिए अच्छा। पहली जब वेव आई थी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स थे, फ्रेंड्स थे, हमारे रिलेटिव्स थे कि जिनको कोरोना हो गया, वो ट्रीट हो गए, घर आ गए, और उसके बाद अचानक से हार्ट अटैक आ गया, अचानक से उनको पैरालिसिस हो गया, या अचानक से घर में उनकी डेथ हो गई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो एंडोथेलाइटिस अंदर के अंदर चल रहा था, उसके चलते हुए ब्लड के क्लॉट्स बन गए और उसके वजह से कार्डियक अरेस्ट हो गया। अब ये ब्लड के क्लॉट्स जो बनेंगे कोरोना होने के बाद एंडोथेलाइटिस के वजह से, वो अगर ब्रेन में बने तो लकवा हो जाएगा, वो अगर हार्ट में बने तो हार्ट अटैक आ जाएगा, वो अगर फेफड़े में जाके फंस गए तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये एक ड्रेडफुल कंडीशन होती है, वो हो जाएगी, या किसी की पैर की नस में बन गए तो वहां गैंग्रीन बन जाएगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट वे है या मेथड है जो हम लोगों को पहली वेव के एंड तक पता चली कि हार्ट क्यों इफेक्ट होता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो लंग इफेक्ट होते हैं, जो हमारे फेफड़े इफेक्ट होते हैं, तो आपने जैसे अभी जिक्र किया कि किसी का सैचुरेशन सीधा 90 से 80%, 70% तक चला गया। तो ये ऑक्सीजन जो है ये हार्ट को ना मिलने की वजह से हार्ट की जो मांसपेशी है उसका काम कम हो जाता है। हार्ट एक पंप है, वो ऐसे जी। कंटिन्यूअसली पंप करते रहता है। तो ये पंपिंग 60 के स्पीड से चलता है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी लंग इफेक्ट होने जी। की वजह से, तो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगा और उसकी वजह से उसका पंपिंग कम हो जाएगा, इस तरीके से।
मतलब आप जो बोलते हैं कि अगर 2 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है उसकी जगह 1 हॉर्स पावर की लग जाए तो जैसे प्रॉब्लम आएगा वैसा एक प्रॉब्लम आता है। तीसरा एक ओके। इशू जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने भी आपके बड़ी बहुत सारे पेशेंट्स में देखा होगा, मैंने भी देखा है, वो ये है, जैसे आज मेरे पास एक पेशेंट आज सुबह ही आए थे। 15 दिन पहले कोरोना हो गया, उनको डिस्चार्ज हो गए, सब कुछ ओके था, और आज एकदम से छाती में धड़कन बहुत तेज हो गई, घबराहट हो रही है, इसलिए मेरे पास आए। फिर हम लोगों ने हमारा जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट रहता है वहां उनको आने के लिए बोला। फिर उनको चेक किया, उनका ईसीजी किया, तो उनकी जो हार्ट रेट था वो नॉर्मली जो 100 के अंदर रहना चाहिए वो 130 140 तक चल रहा था। तो जी ये एंजाइटी की वजह से तो हो ही सकता है, जो अभी अपने आजू बाजू में जैसे अपन देख रहे हैं सब सिचुएशन, तो उसकी वजह से, डर की वजह से, इतने दिन हॉस्पिटल में रहने की वजह से, हम्म फाइनेंशियल मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, बस उसके साथ भी ये कोरोना अपनी बॉडी के हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग रहती है उसको भी अफेक्ट करता है। तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग रहती है जो कंसील्ड रहती है, वैसे ही अपने हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग रहती है। तो ये अच्छा। जो वायरिंग है इसको भी कोरोना डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। जो रेमडेसिविर और जो हमारा फ्लैविपिराविर, ये जो ड्रग्स है ये भी उस वायरिंग को अफेक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक, भले ही उसका सर एक्सटेंट बहुत मैं कम है, इसी पे बट आ हो रहा था। सकते हैं। मैं सर मैं इसी पे आ रहा हम्म था कि मैं हम्म आपसे हम्म। ये पूछूं कि सर स्टेप बाय स्टेप पूछता हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप उसका मैं जवाब देंगे और एक बहुत एक दो साधारण। मिनट में मैं सिर्फ जो 4 मैकेनिज्म है उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दो अच्छा मिनट में। बताइए बताइए। जी। तो एक हो गया, ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग को अफेक्ट करता है, तो उसके वजह से हार्ट की जो धड़कन है वो एकदम कम हो जाएगी, 60 के नीचे, आपको चक्कर आ सकती है। या तो ये 100 के ऊपर बढ़ के अपन डर जाते हैं, चक्कर आ सकती है, सांस फूल सकती है। और चौथा जी जो मैकेनिज्म होता है जिससे हार्ट अफेक्ट होता है कोरोना में, वो रहता है जी साइटोकाइन स्टॉर्म। मतलब कोरोना ने पूरी बॉडी को अपने चपेट में ले लिया हो और उसकी वजह से पूरी बॉडी खराब हो रही हो, ये वो सिचुएशन है। इसमें अपने जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रहते हैं, अभी आप लोगों ने भी सुने होंगे, सीआरपी, डी डाइमर, फेरिटिन, एलडीएच, ये सब बढ़े हुए आते हैं। और इनकी वजह से, ये साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से हार्ट का पंपिंग 60% से 20% तक आ जाता है। सो दीज आर सम मैकेनिज्म्स और पॉसिबल वे जिससे कोरोना की वजह से हार्ट को प्रॉब्लम होते हैं। सबसे पहला तो जो ब्लड क्लॉट्स बनते हैं और हार्ट अटैक आता है। दूसरा, जो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से हार्ट की मांसपेशी काम नहीं कर पाती है वो। तीसरा, हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम है वो इन्वॉल्व हो जाती है उसकी वजह से। और जो चौथा है, वो जैसे मैंने आपको बताया, साइटोकाइन स्टॉर्म्स की वजह से हार्ट कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए कोरोना और हार्ट ये दोनों एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और हैंड इन हैंड चलने वाला मैटर है, और उसको बहुत ही बारीकी से हैंडल करना पड़ता है। मैं अपने सभी व्यूअर्स से भी कहूंगा कि अगर उनके पास कोई सवाल है जो वो डॉक्टर ऋषिकेश उमालकर से पूछना चाहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, शहर के बहुत नामी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नहीं तो आप कम से कम अपना ये जो वीडियो है ये 10 दोस्तों का तक शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी ये देखें और उनके जीवन में भी अगर कार्डियो से रिलेटेड कोई भी इशू है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो वो इन सवालों के जवाब उनको डॉक्टर ऋषिकेश से यहाँ पर मिल जाए। सर ऑक्सीजन की कमी की जो बात हो रही है, सर हम नागपुर एक हरा भरा शहर है, मतलब उतना भी हरा भरा नहीं है लेकिन थोड़ा तो हरा है सर। यस। ऑक्सीजन के लिए अभी भी ग्रीन पॉकेट्स हैं नागपुर में, जहां पर एक फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। बहुत सारे लोग अब हेल्थ को लेकर अवेयर हो गए हैं, हेल्थ और फिटनेस के लिए अवेयर हो गए हैं। तो लोग वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्पेशली कोरोना के बाद पोल्यूशन भी कम हो गया। पिछले एक साल में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, गाड़ियों का पोल्यूशन, ये सब कम हो गया। तो जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन है, जो क्वालिटी ऑफ एयर है, ऐसा एयर इंडेक्स रिपोर्ट भी कहती है कि क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन हैज इम्प्रूव्ड। फिर भी यस। सर आज हम ऑक्सीजन के लिए घुटनों पर हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा। सर क्या जरूरत है एक बिना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के? क्या हम कोरोना से लड़ नहीं पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये दो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। बेसिकली अच्छा। जो पोल्यूशन कम हुआ है
और ऑक्सीजन जो हमारी हवा में इंप्रूव हुआ है या पोल्यूशन कम हुआ है, ये जो बोलते हैं ये डेफिनेटली सच है। और जो हमारी यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी है या अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी है, इन लोगों ने ये अपनी साइंटिफिक स्टडीज के द्वारा पब्लिश भी किया है कि अगर पोल्यूशन कम होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अपनी हेल्थ पे होता है, जो कि अच्छा रहता है, जिसकी वजह से हम हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छी रहती है, हम लोगों को कम बीमारियां होती है। और अगर पोल्यूशन ज्यादा रहता है तो बीमारियां हार्ट से, फेफड़ों से लेके बाकी भी बहुत सारी बीमारियां होती है। तो डेफिनेटली जी उस चीज में हमको हेल्प होगी, नहीं होगी ऐसा नहीं है। ये कोरोना क्राइसिस में जो ऑक्सीजन क्राइसिस आया है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि जो कोरोना की वजह से लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, लंग्स का मेन काम क्या रहता है कि बॉडी में ऑक्सीजन लाना और बॉडी की सेल्स को ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन देना। जब लंग्स अफेक्ट हो गए हैं, लंग्स में उतना ऑक्सीजन नहीं बन पा रहा है, तो हमको बाहर से ऑक्सीजन देना पड़ेगा। और वो जी कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में रहता है। नॉर्मल एयर में जी 21% ऑक्सीजन रहता है, हम 100% ऑक्सीजन देते हैं। मतलब हम्म उससे 5 टाइम्स ज्यादा और काफी स्पीड से ऑक्सीजन हमको देना पड़ता है। और एक हम्म बार लंग्स अगर डैमेज हो गए या उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये ऑक्सीजन काफी लंबे समय तक देना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ दिस हम लोग आज O2 क्राइसिस झेल रहे हैं। इट इज नॉट रिलेटेड टू हमारा एनवायरमेंट और एनी अदर थिंग, ऐसा है। ओके सर, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आज मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा नागपुर शहर में जो ये नहीं ढूंढ रहा होगा। एक तरीके से सर वो अलादीन का चिराग ढूंढने वाली बात हो गई, रेमडेसिविर को ढूंढना, है ना सर? तो क्या बिना रेमडेसिविर के लिए इससे, बिना रेमडेसिविर के भी कोरोना से लड़ना मुश्किल है? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बिना रेमडेसिविर के कोरोना से लड़ना मुश्किल है। बट देर आर सम पेशेंट्स जिसमें उसकी जरूरत है और उन पेशेंट्स को वो मिलना चाहिए। ऐसा पाया गया है स्टडीज में कि रेमडेसिविर कोरोना के मरीज को दिया तो उसके अगर डेथ होने वाली है तो उससे वो बच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, डेफिनेटली अगर वो पेशेंट को ठीक होने के लिए हॉस्पिटल में 20 से 25 दिन रहना पड़ने वाला है, तो रेमडेसिविर जी मिलने के बाद वो पेशेंट को शायद 15 से 20 दिन में ही छुट्टी हो सकती है। ये चीज हम्म किन पेशेंट्स में पाई गई है? जिनको कोरोना की वजह से लंग्स में प्रॉब्लम हो गए है और जिनकी ऑक्सीजन की मात्रा 90% से नीचे चली गई है, जिसको हम सैचुरेशन SpO2 बोलते हैं, जो कम हो गया है, जिनको सांस लेने में दिक्कत है, उन्हीं पेशेंट्स में उसका रोल है। बट क्या हो गया है, पैनिक की वजह से, डर की वजह से सब लोग अपने अपने तरफ से जितना रेमडेसिविर ले सकते हैं लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ जनरल पब्लिक अवेयरनेस, अवेयरनेस बाय गवर्नमेंट, अवेयरनेस बाय डॉक्टर्स, ये प्रॉब्लम अभी काफी हद तक सॉल्व हो रही है। क्योंकि जिनको जरूरी है उन्हीं को देना देते रेमडेसिविर देना चालू हुआ है और काफी इंप्रूवमेंट हो रही है। सर, फैबी फ्लू के ऊपर में भी मैं सवाल पूछना चाहता था। पंकज सिंह तोमर ने आपसे ये सवाल पूछ लिया कि फैबी फ्लू जो टेबल है जिसमें 200 mg कोविड के कौन से लेवल पेशेंट को दी जाती है एंड 400 mg कौन से लेवल के पेशेंट को दी जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि 200 mg या 400 mg। इट इज ओनली हम्म माइल्ड केसेस ऑफ कोविड जो है, माइल्ड टू मॉडरेट, उनको ये फेबिफ्लू टैबलेट दी जाती है। अभी तक फॉरेन में जो स्टडीज हुई है, वो स्टडीज के हिसाब से उसका बहुत कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन उसका बहुत ज्यादा हार्म भी नहीं दिखाई दिया है, इसलिए उसका इतना रैंपेंट यूज हो रहा है। एट प्रेजेंट अपने पास ऐसी कोई स्टडी, डेफिनेटिव स्टडी नहीं है कि उनको देते हैं फ्लैबी फ्लू तो उनको काफी फायदा होगा। सर, ये जो हार्ट अटैक आते हैं, ये जो कार्डियक अरेस्ट आते हैं, ये सर पहले भी आते थे। पहले आते थे क्योंकि लोगों का शायद खान पान, लाइफस्टाइल, वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं थी, इसीलिए ज्यादातर लोगों को कार्डियक अरेस्ट आते थे। वक्त अगर देखा जाए तो नाउ वेरी सून डॉक्टर्स ओनली से दैट इंडिया विल बिकम अ कैपिटल ऑफ पीपल वुड हैव शुगर। शुगर का एक वर्ल्ड का कैपिटल बन जाएगा इंडिया। आने वाले वक्त में हार्ट अटैक्स का कैपिटल बन जाएगा इंडिया। लेकिन ये कोरोना के टाइम में बॉडी के अंदर की जो फंक्शनरी है वो तो मैं समझ पा रहा हूँ कि उसके वजह से हार्ट को बहुत तकलीफ जा रही है, क्योंकि हार्ट भी ओवर हीट हो रहा है, ओवर काम कर रहा है। लेकिन सर अब किसी को कोविड हो गया, वो कोविड से
ठीक हो गया, अब क्या करें? क्या हेल्दी लाइफस्टाइल न जिए? क्योंकि नहीं अगर थकेगा डेफिनेट तो फिर दिक्कत आएगी। नहीं डेफिनेटली कैसा है, कोरोना एक ऐसा डिसीज है जो एक बार आप उससे निकल जाए तो शायद आपको 1-1.5 महीने तक थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। अगर आपको जी। वैसी थकान महसूस हो रही है तो ऐसी केस में बहुत रिगरस एक्सरसाइज, डेली बहुत ज्यादा वॉकिंग रिकमेंडेड नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट ऐसे लोग 15 से 20 मिनट वॉकिंग कर सकते हैं। अपने घर वालों हम्म। के साथ में घर में थोड़ा योगा या प्राणायाम भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे उनका वीकनेस से वो रिकवर हो रहे हैं और उनको ज्यादा फिट महसूस हो रहा है, उसके बाद वो अपनी पूरी एक्सरसाइज जैसे वो पहले करते थे वैसा वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखो कैसा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, स्मोकिंग टोबैको इनका यूज ना करना, डेली अपने स्ट्रेस लेवल को योगा मेडिटेशन प्राणायाम से मेंटेन करना, उसके बाद में डेली वॉकिंग स्विमिंग या जिम जाना, उसके साथ में अपने डाइट में जो नेचुरल चीजें हैं उनको ज्यादा रखते हुए जंक फूड, ऑयली फूड, ब्रेड, ज्यादा शुगरी फूड को ना रखे, ये सब बेसिक चीजें कोरोना के पहले भी सच थी, कोरोना के साथ में भी सच है और कोरोना के बाद में भी सच रहने वाली है। अगर ये जी। सब चीजों का हम पालन करेंगे तो डेफिनेटली वी विल मूव टुवर्ड हेल्दी इंडिया, देर इज नो डाउट अबाउट इट। बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना क्या हुआ है कि जो हार्ट अटैक या जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को आ रहे थे वो तो आ ही रहे हैं, बट कोरोना की वजह से एडिशनली जैसे मैंने आपको जो एंडोथेलाइटिस वाला थियोरी बताया उसकी वजह से ज्यादा लोग सफर हो रहे हैं। और कहीं हम्म। तो जो यंग लोग एक्सपायर हो रहे हैं कोरोना में, उसमें कहीं ना कहीं ये हार्ट का इन्फेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जी। हम लोगों को ये हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना ही है। वो कोरोना के पहले भी करना था, कोरोना के बाद भी करना है। और बाई चांस अगर ऐसा हुआ है कि आप पहले ये सब नहीं करते थे तो आज आपको लॉकडाउन की वजह से आपका काम जो है वो कम होने की वजह से इन सब चीजों के बारे में एक आत्म परीक्षण करने को टाइम मिल चुका है। तो इसका आप यूज अच्छा। करके खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। और फिलहाल जो कोविड के रिस्ट्रिक्शंस है उनको पालते हुए, मास्क लगाते हुए जितना वो एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और जैसे हालात सुधर जाएंगे, लोग वैक्सीन ले लेंगे, अपने यहाँ का पूरा सिस्टम अनलॉक होना चालू हो जाएगा, उसके बाद अपना हेल्दी डाइट, मेंटल स्ट्रेस को हैंडल करना और डेली एक्सरसाइज करना और अच्छी खाने की आदतें रखना, इन सब के तरफ डेफिनेटली जाना चाहिए। सर, हार्ट अटैक्स का आना, कार्डियक अरेस्ट का आना इस वक्त जब पोस्ट कोविड सिचुएशंस में, क्या डाइट में आपने कहा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, एक डाइट को मेंटेन रखना, सर, क्या कोविड के 1 महीने बाद चांसेस है कार्डियक अरेस्ट आने के? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं सोच के ही आया था कि लोगों को आज एजुकेट करना ही है। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा मुझे, क्योंकि पहली वेव में भी हमारा ये एक्सपीरियंस था, ये एक्सपीरियंस यूरोप और यूएसए में भी लोगों को आया है। और आज सेकंड वेव में भी हम लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कोविड का पेशेंट है, उसको हम लोग अच्छे से ट्रीट करके डिस्चार्ज कर देते हैं, वो घर जाता है, दे आर रिलैक्स, अपनी रिलेटिव्स के साथ अच्छे से रह रहे हैं। और एकदम से एक दिन अचानक से छाती में दर्द होता है और कैजुअलिटी में या अपना जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट रहता है वहां आता है, और देखते हैं तो उसको हार्ट अटैक आया हुआ रहता है। तो जी। ये जो हार्ट अटैक है, ये एंडोथेलाइटिस, मतलब जो हार्ट की या पूरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स है उनकी जो एंडोथेलियम जो लेयर है उसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है कोविड की वजह से, उससे रिलेटेड रहता है। तो ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो भी कोविड के पेशेंट्स है जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिसीज था, उन लोगों को कोविड से घर जाने के बाद, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद में 3 महीने तक खून पतला करने की दवाई डॉक्टर की तरफ से दी जाती है। क्योंकि अच्छा। घर जाने के बाद ऐसा हार्ट अटैक उनको ना आए, कोई उनको पैरालिसिस या पक्षाघात ना हो, या लंग्स के अंदर कोई फेफड़े में कोई ब्लड क्लॉट्स जम के पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की तकलीफ होके सांस लेने में दिक्कत होके जान का धोखा ना पैदा हो, इसलिए। तो डेफिनेटली इन लोगों को ये दवाई देनी चाहिए, ये जागरूकता रखनी चाहिए कि अगर कोई भी तकलीफ है तो इमीडिएटली डॉक्टर को बताना है। जैसे अभी हमारी डेली ओपीडी आज भी चालू है, मैं आज भी सभी प्रकार के पेशेंट्स देख रहा हूँ, कोरोना हो नॉन कोरोना हो।
हम लोग आज भी ओपीडी और इंडोर सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज सबको दे रहे हैं। तो जी ज्यादातर ये पाया जाता है कि मार्च फरवरी में जो लोगों को कोविड हो गया था, या अभी भी जिनको कोविड हो रहा है या जिनको कोविड नहीं भी है, वो लोग ओपीडी में आते हैं, सर दर्द हो रहा है या बहुत डर लग रहा है, पैल्पिटेशंस होते हैं, छाती में धड़कन तेज हो जाती है। तो क्या हुआ है ना, इसमें मल्टीपल चीजें हैं, जैसे मैंने बताया था पहले। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन एक ये है कि कोविड जो है वो इटसेल्फ हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उसको अफेक्ट करता है। तो उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाना, हार्ट रेट एकदम कम हो जाना, ये पोस्ट कोविड कोविड हो गए हुए लोगों में कॉमन है एक। दूसरी चीज, जो हार्ट अटैक वाली थियोरी मैंने आपको बताई कि जो ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जी तीसरा प्रॉब्लम क्या है ना, कि हर आदमी आज अंदर में निगेटिविटी से, कोरोना को झेल के, अपने रिलेटिव्स को हो रही हुई परेशानियों को देख के अंदर से टूट चुका है, कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर पैदा हो गया है। तो उसके चलते हुए उनको रात में नींद नहीं आती है, नींद आती है तो जल्दी खुल जाती है, और छाती में धड़धड़ 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 अपनी खुद की ही धड़कन सुनाई आती है, एक प्रकार का डर लगता है, एक एंजाइटी रहती है कि एंजाइटी आज है का दिन तो जी निकल गया, कल का दिन क्या होने वाला है। तो इन सब चीजों की वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत ज्यादा आ रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि एक सोशल स्ट्रेस तो है ही, जो आजू बाजू में सिचुएशन है। हर किसी के घर में कोई ना कोई नियर एंड डियर वन कोरोना की वजह से सफर हो रहा है। वो देखने जी के बाद कुछ पेन की वजह से भी उनको ऑब्वियसली तकलीफ हो रही है। अगेन लॉकडाउन और फाइनेंशियल इश्यूज, ये एक बहुत अलग ही टॉपिक है, बट इट इज ऑल्सो एडिंग टू स्ट्रेस। और जिनको कोरोना हो गया है उनको आगे क्या होगा उसका डर, जिनको कोरोना नहीं हुआ है, हमको कोरोना तो नहीं हो जाएगा, फिर बेड तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर रेमडेसिविर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस सब के चलते हुए जो एंजाइटी, जो टेंशन, जो स्ट्रेस आया है, इस सब की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। मैं आज और सर आपके माध्यम से सबको एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि अगर आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो इसको आंख पे मत निकालिए। आपके आसपास जहां भी कहीं पे डॉक्टर अवेलेबल है उनके पास जाइए, और उनसे एक मेडिकल एडवाइस जरूर लीजिए कि ये सब एंजाइटी की वजह से है, कि अंदर में सच में कोई प्रॉब्लम चल रही है जो मिस होने की वजह से जान का धोखा पैदा हो सकता है। ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सर आनंद चंद्रानी हमारे व्यूअर हैं, वो देख रहे हैं, उनका एक सवाल है कि डॉक्टर माय मदर इज 98. शी टुक ओ, हर फर्स्ट वैक्सीन शॉट ऑन 3rd April. From last 2 days she have little cough and cold. Today she is feeling uneasy and heartbeat is little high. What to do? नहीं, डेफिनेटली उनको, जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि लिटिल कफ एंड कोल्ड है, और जब कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो नियरेस्ट डॉक्टर को उनको दिखाना चाहिए। और पर कहीं वैक्सीन का उनको, पहला शॉट ले लिया उन्होंने। नहीं, डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पे आने ही वाला हूँ। वैक्सीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, और आपका जो माध्यम है राज की बात, दिस इज आई थिंक वेरी इफेक्टिव वे टू रीच पीपल एंड टेल देम अबाउट वैक्सीनेशन। तो हम लोग उस पे आएंगे, बट जो इनका करंट प्रॉब्लम है उस पे मैं बात करना चाहूंगा। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, या हो सकता है कि उनको डर बैठ गया हो, उसकी वजह से इनको हार्ट बीट थोड़ी ज्यादा हाई है और उनको अनइजी लग रहा है। बट जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया, जो भी आपके पॉसिबल, नियरेस्ट पॉसिबल आपके पास जो भी डॉक्टर या जो भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होगी उनको आप एक बार दिखाइए, उनका एक ओपिनियन लीजिए। ईसीजी अगर वो बोलते तो वो कर लीजिए, कुछ ब्लड टेस्ट करके या कोरोना की टेस्ट करके कुछ क्लैरिफिकेशन अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो उसको जरूर कीजिए, उसको टालिए मत। ऐसा है। सर हर किसी का जब टेस्ट होता है, मतलब मैं थोड़ा सा एक अलग राह पकड़ रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और आप इस कोरोना वायरस को बहुत क्लोजली समझते हैं। ये हम्म। हो सकता है सर एक पैनिक की वजह से ये सवाल मेरे मन में आ रहा है, लेकिन बहुतों के मन में होगा ये कि सर हर दूसरा आदमी जब टेस्ट कराने जाता है तो वो पॉजिटिव ही निकलता है, जबकि कहीं ना कहीं हम सब कहीं ना कहीं इस बात को भी महसूस करते हैं कि शायद मेरे को कोरोना आकर गया। बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि हो सकता है मुझे कोरोना, मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे कोरोना होकर गया। तो क्या ये पॉसिबल है सर? और हर किसी का, हर दूसरे आदमी का पॉजिटिव आना क्या टेक डर का विषय है? क्या ये एयरबॉर्न बन गया है? नहीं नहीं नहीं, देखो कैसा है, इसका आंसर जो है ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में
से जुड़ा हुआ है। मैं आपको समझाना चाहूंगा सबसे पहले। एक रहता है इपिडेमिक और एक रहता है पैंडेमिक। इपिडेमिक मतलब वर्ल्ड के एक पर्टिकुलर एरिया में एक बीमारी निकल जाती है या फैल जाती है। जी। और एक रहता है पैंडेमिक। जब वो पैंडेमिक रहता है तो पूरे वर्ल्ड में वो बीमारी फैल जाती है। तो ऐसा बोलते हैं कि जब आप पैंडेमिक के पीक पे हो तो आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ हो तो आपको उस पर्टिकुलर बीमारी का टेस्टिंग करवा लेना चाहिए। तो ये जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सच में पॉजिटिव है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उसको टेस्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो कि वो अपने को हुआ है। डरो मत, क्योंकि 95% लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप इसको अच्छा। आइडेंटिफाई नहीं करोगे और आप कंटिन्यूअसली काम करते रहोगे तो आप फटीग हो जाओगे। आप अगर फटीग हो गए तो ये वायरस को आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा गड़बड़ करने के लिए मौका मिल जाएगा। जो लोगों की डेथ हो रही है, जो लोग साइटोकाइन स्टॉर्म में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रॉब्लम ये है कि कोरोना डिटेक्ट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया उनकी बॉडी में, या उन्होंने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि इनको कोरोना हुआ है। और उसके चलते हुए क्या हुआ कि बॉडी में कोरोना काफी डैमेज करके साइटोकाइन स्टॉर्म की स्टेज तक पहुंच गया। और उसके बाद में फिर सब मेडिकल हेल्प मिली, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। जो मैं जी। चीजें बता रहा हूँ ये 98% नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए है। 1-2% एक्सेप्शंस हर चीज में रहते हैं। वो तो सही हम बात। रास्ते पे चल रहे हैं तो हमके साथ हमारे साथ भी कोई हादसा हो सकता है। लेकिन ये जी। प्रॉब्लम सभी डॉक्टर्स फेस कर रहे हैं, तो ये जनरल पब्लिक को समझना बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट कर लो। आप भले ही उसके बाद में एडमिट मत हो, पैनिक मत हो, सिर्फ खुद को मॉनिटर करते रहो, बहुत अच्छे से पानी पीते रहो, अपनी डाइट अच्छी रखो, खुली हवा खाते रहो, मास्क पहने रहो ताकि आपसे किसी और को ना फैले। और खुद को पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखो, इधर उधर के मैसेजेस मत फॉरवर्ड करो, अच्छी चीजें पढ़ो, मन में अच्छे पॉजिटिव विचार लाओ और निगेटिव चीजों से थोड़ा दूर रहो। और खुद को वॉच वॉच करते रहो, जब भी तकलीफ हो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाओ। सर, जिसको एक बार कोरोना वायरस डिटेक्ट हो चुका है, उसने अपनी फेबी फ्लू दवाइयां सब कुछ ले लिया है, उसका सेकंड टाइम वो टेस्ट कराने के लिए गया। एनएमसी ने तो बीच में कहा था कि 17 दिन के बाद आपको टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है, आप दवाइयों से ही ठीक हो गए होंगे। तो ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो वापस टेस्ट कराने के लिए नहीं गए, या उनको महसूस होता है कि मैं पॉजिटिव अभी नहीं हूं, मैं फिट हो रहा हूं। सिर्फ सेकंड टाइम फिर उनको कोरोना होना, ये क्या दर्शाता है? नहीं, सेकंड टाइम आपको कोरोना बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर अभी तक कोई स्टडी या डेटा नहीं आया है। लेकिन एक हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि फर्स्ट टाइम जिनको कोरोना हो गया था फर्स्ट वेव में, उनको जी। अब कोरोना एक तो पहली बात हो नहीं रहा है, और अगर होता भी है तो वो माइल्ड है। वो मॉडरेट और सीवियर डिसीज के तरफ या फेफड़े के अंदर तक नहीं जा रहा है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है। जैसे आप वैक्सीन पे आ रहे थे। नहीं सर, मैं वैक्सीन के पहले ये यही सवाल से मैं एक चीज और ओके। पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सर, पूछिए। क्योंकि पहली बार जिसको कोरोना वायरस हो चुका है, उसने उसका पूरा प्रिकॉशन लिया, दवाइयां हुई, मेडिकेशन हुए, वो सब चीजें हुई, उससे वो निकल गया, तो उसको जो बात डॉक्टर समझाते हैं वो ये समझाते हैं कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार है, हम्म। एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बन चुके हैं। अब उन्होंने, आप व्यक्ति ने प्लाज्मा भी डोनेट नहीं किया, लेकिन उसके अंदर में एंटीबॉडीज अभी भी हैं। तो वो एंटीबॉडीज की सर, वायरस चाइना से आया तो वो एंटीबॉडी भी चाइना मेड तो नहीं है ना सर? नो नहीं नहीं वारंटी नहीं, नो गारंटी। नहीं 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 नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं रहता है चाइना का और एंटीबॉडी का और वायरस का। आई थिंक ये क्वेश्चन डिस्कस करने में ही मतलब नहीं है, क्योंकि नहीं नहीं, इट मैं इज अ चाहता, टोटली नहीं नहीं नहीं, अनसाइंटिफिक मैं आपसे ये क्वेश्चन। पूछना, एंटीबॉडीज कब तक जीती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ नहीं आपसे। है, हाँ, एंड वो आप उस तरीके से पूछना चाहोगे तो देखो, साइंटिफिक जी। आंसर ये है कि कोई भी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी जो एंटीबॉडीज बनती है वो 6 to 8 मंथ्स तक रह सकती है ना। अच्छा। तो जो, जी। हाँ, तो जो कोरोना की एंटीबॉडीज है, जो वैक्सीन रिलेटेड एंटीबॉडीज है, वो 6 to 8 मंथ्स तक रह सकती है। उसके बाद में शायद आपको रिपीट इन्फेक्शन या आपको वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। ये उसका एक सिंपल आंसर है। ओके। सर, वैक्सीनेशन पे कोवैक्सीन, कोविशील्ड, अब आने वाला है स्पुतनिक वी, ये 3 अलग किस्म के वैक्सीन हैं, कौन सा लें?
देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये वैक्सीन बेस्ट है, ये वैक्सीन इंफीरियर है। एवरी वैक्सीन इज गुड। सभी वैक्सीन से आपको एक मोर देन 70% का प्रोटेक्शन ये मिल ही रहा है। और हम लोगों ने ये चीज पाई है कि जिन लोगों ने 2 डोज वैक्सीन के ले लिए और जिनको उसके बाद 14 दिन हो गए हैं, उनको कोरोना हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। बहुत बहुत कम लोगों को हुआ है। और अगर हुआ भी है तो माइल्ड डिसीज है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, माइल्ड डिसीज मतलब जिसमें सिर्फ छोटा मोटा बुखार सर्दी खांसी होती है, वीकनेस रहता है, बट फेफड़े के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और मरीज सीरियस होकर आईसीयू में नहीं जाता है। तो 2 वैक्सीन के डोज होने के बाद 14 दिन जिनके हो चुके हैं, उन लोगों को किसी को भी बहुत सीवियर डिसीज नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे लिए। तो कोई भी वैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, या स्पुतनिक भी हो, जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबली मिल रही है, इजीली मिल रही है, उसको आपने डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए, उसको आपने डेफिनेटली लेना चाहिए। अब अपनी इतनी बड़ी कंट्री है, अपने यहाँ पे स्पीच इंडिपेंडेंस है हम लोग जो बोलते हैं, तो उसकी वजह जी से हर अच्छी चीज और बुरी चीज दोनों के बारे में अच्छा बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, बुरा बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, है ना। बट स्टिल सभी प्रकार की स्टडीज और अब तक का सभी डॉक्टर्स का ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि जो लोगों ने वैक्सीन ली है, उन लोगों को भले ही कोरोना हुआ है, बट उसका सिवियरिटी बहुत कम है। इसलिए डेफिनेटली हर एक व्यक्ति ने वैक्सीन लेनी चाहिए। और अपनी गवर्नमेंट ने अभी शायद 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वो अलाउड भी कर दिया है। तो हम लोगों ने जी डेफिनेटली ये वैक्सीन लेनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं कुछ जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो डे टू डे हमारे पेशेंट्स फोन करके हमको पूछते हैं, उसके बारे में भी आंसर्स देना चाहूंगा। एक, अगर आपको एक वैक्सीन ले ली है और उसके बाद कोरोना अगर हो जाता है, तो हमने अब वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, कब लेना है, इसके बारे में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। मैं आपको बता जी दूं, इसके लिए एम्स न्यू दिल्ली ने एक गाइडलाइंस पब्लिश की है। आपको जिस दिन फीवर आया था उससे 14 दिन गिनो आप, और वो 14 दिन के बाद से 8 हफ्ते के बाद में आप वैक्सीन ले सकते हो सेकंड डोज। मतलब ओके। आप एक आठ प्रकार से आठ हफ्ते के आपकी, बाद। हाँ, आपकी रिकवरी जब हो गई कोरोना से, उसके बाद से 8 हफ्ते बाद, मतलब 2 महीने बाद आप सेकंड डोज आराम से ले सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन सेफ है। हमारी कंट्री में शायद 11 करोड़ लोगों ने वैक्सीन ली है अब तक। और हार्डली 30-40 लोग हैं जिनको कुछ साइड इफेक्ट हुए थे, या 1-2 लोगों का शायद डेथ भी हुआ था। बट वो परसेंटेज या वो जो क्या बोलते हैं उसको, लोग है या मात्रा है, वो बहुत कम है। उसके हिसाब से कोरोना की वजह से जो डेथ्स हो रही है वो बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों ने डेफिनेटली वैक्सीन लेनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड थिंग, सर जो जो पेशेंट्स है, बहुत बार पेशेंट्स लोग हमको फोन करते हैं, सर हम लोगों को तो ब्लड थिनर चल रहा है, खून पतला करने की गोली चल रही है, हम लोगों को अस्थमा की गोली चल रही है, हम लोगों को स्टेरॉइड्स की गोली चल रही है, हम लोगों को ये बीमारी है वो बीमारी है, हमने वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे सब लोगों को मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहूंगा, आप डरिए मत, आप सेफली वैक्सीन लीजिए। आपको कोई भी दवाइयां चल रही हो, वो कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए, और वैक्सीन का बेनिफिट बहुत ज्यादा है। इसलिए सब लोगों ने, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपको क्या बीमारी है और आप कौन सी दवाइयों पे हो, वैक्सीन लेनी ही चाहिए। सर कई सारे लसीकरण केंद्र जो हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं, वहां पर कभी कभार वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं रहती तो वो बंद हो जाते हैं। अब किसी ने अगर, क्योंकि आनंद चंद्रानी ये सवाल मेरे मन में भी था, उन्होंने पूछ लिया कि डॉक्टर कैन वी टेक द फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड एंड सेकेंड डोज ऑफ कोवैक्सीन या सेकेंड डोज ऑफ स्पुतनिक वी। नहीं, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो कॉमन लोगों के माइंड में आती है। हम लोगों को जी इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि हर वैक्सीन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। तो एक अच्छा का डोज ले लिया और दूसरे का दूसरा डोज ले लिया, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर एक वैक्सीन ली है और कुछ कारण से आपके यहाँ पे वो वैक्सीन अब अवेलेबल नहीं है, तो आप एक काम ये कर सकते हो, इसके बारे में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, बट एक जो नॉर्मल लॉजिक कहता है वो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने एक वैक्सीन ले ली है, उसका सेकंड डोज आपको नहीं मिल पा रहा है कोई भी कारण से, तो आप 8 हफ्ते जाने दो, उसको भूल जाओ। आप नया रजिस्ट्रेशन करके दूसरी वैक्सीन का पहला डोज लो, और फिर 6 से 8 हफ्ते में उसका दूसरा डोज लो, तब पूरी इम्यूनिटी या इफेक्ट मिलेगा। एक का एक ओके। डोज दूसरे का 2 डोज मिलके वैक्सीन बन गई, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। सर
वैक्सीनेशन के ऊपर में तो आपने कहा क्योंकि वैक्सीन इम्यूनिटी तैयार करती है आपके अंदर में, लेकिन बहुत सारे ऐसे खान पान भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके अंदर में इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट करती हैं। क्या खाएं सर? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि इम्यूनिटी बूस्टर और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाई ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज ऑल अबाउट हमारी लाइफस्टाइल। आज आप 20 साल से मस्त खा पी रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, ऑयली चीजें खा रहे हो, कहीं पे वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो या रनिंग नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, दिन भर मीठा खा रहे हो, और फिर आज एकदम से आप कोई टॉनिक मार्केट से लेके आओगे, 20 दिन खाओगे और बोलोगे मेरी इम्यूनिटी बढ़ गई, ऐसा नहीं हो सकता। जी। आप इम्यूनिटी के तरफ जाना है तो इट शुड बी योर लाइफस्टाइल। तो आपको पॉजिटिव विचार माइंड में रखना, मेडिटेशन करना, योगा करना, उसके साथ में 40 to 50 मिनट्स डेली वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, आपको जो कुछ करने की इच्छा है वो करना खुली हवा में। उसके साथ में आपको खान पान में ऑयल की मात्रा जो है वो थोड़ी कम रखना। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, बहुत ज्यादा शुगर जिसमें रहती है, या जो ब्रेड रिलेटेड, जो जिसको हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, उनको कंज्यूम करने का जो क्वांटिटी है उसको लिमिटेड रखना चाहिए। ओवर ईटिंग को अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग को, अल्कोहल को, टोबैको को पूरी तरह बंद करना चाहिए। हमारे खाने में पानी की मात्रा काफी अच्छे हद तक रहनी चाहिए। जो हमारी नॉर्मल क्वांटिटी रहती है, थोड़ी फार 2-3 रोटी अच्छी अलग अलग प्रकार की सब्जी में, सब्जी वेराइटी वाइज, और दाल उसमें रहनी चाहिए। 2 टाइम का नाश्ता, उसमें एक टाइम पे फ्रूट की मात्रा रहनी चाहिए जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपको देगा। तो इस तरीके से अगर आपका पूरा डाइट आप बैलेंस रखो, कोई भी चीज को एक्सेस मत रखो, कोई भी चीज को, तो आपके शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी नेचुरली बिल्टअप होती चली जाती है। इम्यूनिटी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कोई तो चीज परचेस करके लाई और उसको रोज पी लिया और आपकी इम्यूनिटी बन जाएगी। आपको इम्यूनिटी के लिए नेचर के तरफ जाना पड़ेगा, आपकी नॉर्मल चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। सर आप किस तरह से देखते हैं ये पूरे के पूरे कोविड के वक्त को, कोरोना वायरस के वक्त को, क्योंकि एक तरफ ऑक्सीजन की कमी हो गई, वैक्सीन की भी कमी होती जा रही है दिन पे दिन। 1 मई आने वाला है जब से 18 साल की उम्र के ऊपर लोगों को वैक्सीन मिलना शुरू होगा। किस तरह से सर देखते हैं, क्या वैक्सीन लेने के बाद चीजें वैसी हो पाएंगी जैसे पुराने वक्त में हुआ करती थी? देखिए, एक चीज तो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा, जो आपको भी पता है और सभी लोगों को पता है जो ये देख रहे हैं, कि वी एज अ ह्यूमन बींग, हम एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। हर आदमी अलग अलग तरीके से सफर हो रहा है, और ये सफरिंग शायद इतने डिफिकल्ट है कि एक दूसरा आदमी सामने वाले आदमी की सफरिंग्स को देख नहीं पा रहा है, इतने ज्यादा है। तो ये टाइम पे शायद मैं सबको ये अपील करना चाहूंगा कि सबने अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है। दूसरी चीज, हर आदमी जो भी तरीके से मदद कर सकता है, उसकी जी। जितनी भी इच्छा हो, उसकी जितनी भी कैपेसिटी हो, उसमें एवरीबडी शुड शुड हेल्प एवरीवन, जितना हो सके उतना। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, हम लोगों ने पॉजिटिव चीजों की तरफ फोकस करना चाहिए। देर आर मेनी थिंग्स जो हो रही है, जो होनी नहीं चाहिए थी, बट अब क्या कर सकते हैं ना उसमें। तो उन जी। निगेटिविटी को साइड में करके पॉजिटिविटी उसमें देखनी चाहिए। वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए। और ये प्रेडिक्टेड है कि शायद वैक्सीनेशन के बाद और ये सेकंड इतना बड़ा पीक आने के बाद में आगे के पीक नहीं आने चाहिए, ये हमको एक पॉजिटिव थिंकिंग लग रही है। तो इस पे एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रख के आगे बढ़ना चाहिए पॉजिटिवली। फिर मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे, ये कि पहला ये कि जो मास्क हम पहन रहे हैं, मास्क ऑन अब बहुत रेगुलर बेसिस पे जो लोग वॉक करने जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वो भी मास्क पहन रहे हैं। उसकी वजह से सर लंग्स और हार्ट पे एक गहरा असर पड़ रहा है उसका। क्या वर्कआउट्स करते वक्त, क्या साइकिलिंग करते वक्त, वॉक करते वक्त मास्क पहने? क्योंकि सब यही कह रहे हैं मास्क पहनो, बट आपसे ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं। नहीं, देखिए, ये कोरोना जो चीज चीज है, ये जो पैंडेमिक है, ये शायद 2 साल रहेगा। 1 साल ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर 1 साल आपको कोरोना के डर से या उसके संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनना पड़ रहा है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ठीक है। कंटिन्यूअसली चलता रहेगा,
अगर 2 3 4 साल बाद तक वो चलते रहेगा और वो अगर अपनी हैबिट बनेगी तो शायद हो सकता है कि मास्क के साइड इफेक्ट भी आए, बट अब तक मास्क के कोई साइड इफेक्ट रिपोर्टेड नहीं है। तो डेफिनेटली हम लोग जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हम लोगों ने मॉडरेशन में करने चाहिए और मास्क पहन के ही करने चाहिए, स्पेशली जब हम लोग सेकंड वेव के पीक पे है। सर क्योंकि आप दिल को बहुत करीब से समझते हैं, इस वक्त जो दिल कोरोना के प्रति किस तरह से सर दिल को बचाया जाए कोरोना से, ये मेरा आखिरी सवाल नहीं, होगा आपसे। यस यस यस, इसमें मैं शायद ये पूरे हमारे टॉक का एक समराइजेशन करना चाहूंगा, एक समरी बताना चाहूंगा सब लोगों को आपके माध्यम से। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट ने जो चालू किया था कि प्रिवेंशन इज बेटर, तो मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, बिना काम के गैदरिंग्स, आउटडोर जाना आना, ये सब चीजों को जितना अवॉइड कर सके उतना करना है। ये हो गया प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, इसको हम लोगों को इसके बाद भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जब हम लोग पीक पे है, जब पेशेंट्स हमारे आजू बाजू में हैं या हम खुद सफर कर रहे हैं, तो हमको पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है, अच्छे से पानी पीना है, अच्छा डाइट, हेल्दी डाइट खाना है, और उस टाइम पे भी हमको मास्क पहन के हमारी वजह से दूसरों को स्प्रेड नहीं होना है, इसके तरफ भी ध्यान रखना है। और जितने लोग सफर हो रहे हैं आजू बाजू में, ये देखते हुए एक दूसरे की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करके सोशल मीडिया पे निगेटिव चीजें बिना फॉरवर्ड किए पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है। तीसरी चीज जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की, जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के हिसाब से रहेगी कि एवरीबडी शुड गेट वैक्सीनेटेड। आपको जो प्रकार जी। की जो वैक्सीन जहां मिल रही है उसके लिए नंबर लगाए और सबसे पहले अपनी वैक्सीन ले। अगर आपको कोरोना हो गया है तो आपने कैसे वैक्सीन लेनी है ये भी मैंने बता दिया। अगर आपको कोई बीमारी है या आप कोई ड्रग्स पे हो तो भी आपने वैक्सीन लेनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर हम लोग सब मिलके ये सब चीजें करें, हम लोग मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए, अननेसेसरली कहीं ज्यादा गैदरिंग ना करे और वैक्सीन अच्छे से ले, तो हम लोग इस महामारी से जीत सकते हैं। सर आज आपने कार्डियो कार्डियो से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जो बातें, लंग से रिलेटेड जो बातें, कोविड के से रिलेटेड जो बातें हमको समझाई, मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक पहुंचेगा और उनको ये बात समझ में आएगी कि किस पॉजिटिविटी से उनको कोरोना से लड़ना है। और आई एम श्योर आपके वर्ड्स, योर वर्ड्स ऑफ विजडम विल रियली हेल्प पीपल टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। आपने अपना थैंक यू वक्त सो दिया, मच। आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज तो अच्छी होगी सर, आप किसी के साथ भी फेसबुक लाइव आ सकते हैं, यस यस यस, टेक्निकल डेफिनेटली। प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। नहीं नहीं होंगे, डेफिनेटली। चलिए थैंक यू बहुत सो बहुत मच, धन्यवाद, थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर ऋषिकेश उमलकर से बात करी, इस शहर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एक ही बात वो बार बार दोहरा रहे थे पूरे इंटरव्यू के दौरान। कहीं उन्होंने एक दो बार और स्पेसिफिक रूप से कहा कि पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं ये चीज देख रहा हूँ, देखिए ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया ये कहकर कि वी आर कोरोना फ्री। न्यूजीलैंड में 50,000 लोग एक साथ इकट्ठा हुए फॉर अ लाइव इन कॉन्सर्ट, 15 से ज्यादा बैंड्स ने परफॉर्म किया। व्हाट अ बिग थिंग यार, ये सोचकर हम कितने खुश हो गए। मैंने आज सुबह का अखबार खोला, मैंने देखा 50,000 लोगों की गैदरिंग में, आई वाज एक्साइटेड। पिछली बार 50,000 लोग नागपुर शहर में कहाँ इकट्ठा हुए थे? मेरे हिसाब से 20 या 25,000 लोग अरिजीत सिंह के इवेंट में पहुंचे थे, या शायद उससे भी कम, पर हजारों लोग तो थे। आई मीन वो दिन याद करते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं ना कि शादियां होती थी तो 200-300 रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती थी, बर्थडे पार्टीज होती थी, छोटी छोटी गैदरिंग्स होती थी, कॉफी शॉप्स में भीड़ हुआ करती थी, धर्मपेट के रास्तों में आपको पब्लिक दिखती थी। अब आप चोरी छुपे निकलो रास्ते पे, देखो पूरा सन्नाटा है। लेकिन फिर याद आती है वही वही बात जो शायद मैं अपने कई सारे एपिसोड्स में कह चुका हूं कि अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। वैक्सीन लगाओ भाई, 1 तारीख के बाद वैक्सीन बिल्कुल लगाना, क्योंकि अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। अभी सन्नाटा है, आगे शोर आएगा। दुनिया का तो वक्त आया था, आपका दौर आएगा, और उस दौर के लिए आपको तैयार रहना है। आपको कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। और लड़ने के लिए आपको वैक्सीन जरूर लेनी है। तो वैक्सीनेशन जब शुरू हो, 18+
उम्र के लोगों के लिए। मैं जरूर लूंगा, आप भी लीजिए, और अपने देश को कोरोना वायरस जैसी टेरिबल 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 बीमारी से, इस महामारी से बचाइए। कहते हैं ना कि अब जिम्मेदारी हमारे हाथों में है, तो पॉजिटिव रहते हैं। कोरोना पॉजिटिव नहीं, लाइफ में पॉजिटिव रहते हैं। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन द कूलेस्ट इंटरव्यू, जिसे देखने के बाद आपको भी थोड़ी सी ठंडी लगेगी, थोड़ी सी हवा लगेगी। वो क्या है इंटरव्यू, कल शाम को 5 बजे जरूर देखिएगा। वक्त मिले तो ये इंटरव्यू अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये इंटरव्यू मदद करेगा। और आज राज की बात नहीं, बस इतना ही। तब तक, कल शाम तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। घर के बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत काम करवा रही है, पर काम करने में मजा आ रहा है। आप भी काम करें, घर के प्याज काटे, आंसू भी निकलेंगे और दर्द भी होगा, लेकिन मजा आएगा। और जिंदा रहे। जय हिंद।